हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, चलिए शुरू करें। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि हमारा टॉपिक चल रहा है लगातार कंटिन्यू। और हमारी क्लासेस भी आप देख रहे होंगे, बहुत अच्छे से हमारी क्लासेस चल रही हैं। लेकिन अभी बच्चे हमसे कम जुड़े हुए हैं। लगता है कि आप शायद हमारे कम सब्सक्राइबर देख के आप हो सकता है कि आप लोग पीछे हट जाते हो कि कम सब्सक्राइबर हो सकता है कि आप पढ़ा रहे हो। आप एक बार हमें मौका दीजिए, जो लोग पढ़ा रहे हैं, जो अपना पेड कोर्स दे रहे हैं, हम आपको वो चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे। और ये कंटिन्यू हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट ही चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि आज हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं आगे जा कर के हम इस चीज़ को पेड करेंगे, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। क्योंकि शिक्षा जो है, शिक्षा जैसे जितने भी प्रकार से दी जाए उतने प्रकार से देने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, कोई इसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा, आप हमारे साथ सिर्फ जुड़े रहिए। ठीक है, चलिए तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज अपने टॉपिक को। पिछली क्लास में मैंने जो पढ़ाया था उसमें मैंने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में बात की थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद उसका जो बेटा आता है, नाम होता है उसका कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद कुमारगुप्त शासक बनते हैं और शासन संभालते हैं गुप्त वंशों का। ठीक है, आइए देखते हैं इनके शासनकाल के बारे में और इनको लेकर के देखिए। यह है कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम की बात की जाए तो इनका शासनकाल 415 से लेकर के 455 एडी तक रहता है। कहाँ तक रहता है? कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक रहता है। कहाँ तक रहता है? ईस्वी तक रहता है। ठीक है, मंदसौर अभिलेख से कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल का वर्णन मिलता है। कहाँ से मिलता है जी? एक मंदसौर अभिलेख है। मंदसौर अभिलेख की बात करें तो देखिए, मंदसौर अभिलेख, ठीक है, कहाँ पड़ता है ये? मंदसौर अभिलेख मध्य प्रदेश यानी मध्य प्रदेश के मंदसौर में पड़ता है। भारत के राज्य मध्य प्रदेश यानी मध्य प्रदेश एमपी के मंदसौर नामक स्थान पर ये पड़ता है। ये प्राप्त हुआ था अभिलेख। इसका निर्माण जो हुआ था 532 एडी में इसका निर्माण होता है। किसके शासनकाल में? देखिए, मध्य प्रदेश में आपने एक क्षेत्र का नाम सुना होगा जिसका नाम है मालवा। क्या नाम है? मालवा। तो मध्य प्रदेश में एक क्षेत्र पड़ता है मालवा, और मालवा का जो शासक था उस समय, तत्कालीन शासक, इसका नाम था यशोधर्मन। ठीक है, यशोधर्मन। ठीक है, मालवा का जो शासक था उसका नाम था यशोधर्मन या विष्णुवर्धन, इसका नाम मिलता है यशोधर्मन विष्णुवर्धन। ठीक है, यशोधर्मन विष्णुवर्धन ने इस अभिलेख, इसके शासनकाल में 532 एडी में इस अभिलेख का निर्माण हुआ था। ये जो अभिलेख लिखा हुआ था, ये संस्कृत भाषा एवं गुप्त शैली में लिखा हुआ अभिलेख था। किसमें जी? गुप्त शैली में लिखा हुआ एक अभिलेख था। और इसका जो रचयिता की बात करें, इसका निर्माणकर्ता कौन था? तो उसका नाम था वासुल। वासुल ने इसमें 9 श्लोक लिखे। कौन से लिखे? इसने कितने श्लोक लिखे जी? वासुल जो था, वासुल इसका निर्माणकर्ता था, इसका रचनाकार था, और इसने 9 श्लोकों में इसको लिखा था। और इसी से हमें इसके बारे में, कुमारगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। इसकी एक उपाधि थी महेंद्र आदित्य नामक उपाधि का भी हमें इसी अभिलेख से वर्णन मिलता है या जानकारी मिलती है कुमारगुप्त के बारे में। तो कुमारगुप्त के बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है? मंदसौर अभिलेख थे। ठीक है, इसके शासनकाल में सबसे अधिक अभिलेख प्राप्त हुए। यानी कुमारगुप्त के शासनकाल की बात करें तो सबसे अधिक अभिलेख इसी के शासनकाल में प्राप्त हुए थे। 18 अभिलेख इसके शासनकाल में प्राप्त हुए थे। कुमारगुप्त के प्रथम के शासनकाल में मिले। तुम्मन अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम को शरदकालीन सूर्य कहा गया है। क्या कहा जी? शरदकालीन सूर्य कहा गया है। किस अभिलेख में? तुम्मन अभिलेख में। ठीक है, किसमें? तो तुम्मन अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम को शरदकालीन सूर्य कहा गया है। क्या कहा गया जी? शरदकालीन सूर्य। किस अभिलेख में? तुम्मन अभिलेख में इसको शरदकालीन सूर्य कहा गया है। तुम्मन अभिलेख की बात करें तो ये भी वर्तमान मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ से जी? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में तुम्मन अभिलेख स्थित है।
कहाँ पर है जी? मध्य प्रदेश में तुम्बन अभिलेख स्थित है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। ठीक है, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है और इसी में इसके कुमार गुप्त की प्रशंसा के बारे में वर्णन मिलता है कि ये जो अभिलेख था, ये जो तुम्बन अभिलेख था, इसमें कुमार गुप्त की प्रशंसा का वर्णन मिलता है। क्या मिलता है? कुमार गुप्त की प्रशंसा का वर्णन मिलता है। किसमें? तुम्बन अभिलेख में। याद रखना, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि तुम्बन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो तुम्बन अभिलेख मध्य प्रदेश के ग्वालियर से प्राप्त हुआ है। इसमें कुमार गुप्त की प्रशंसा की गई है और सबसे अधिक जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो किस गुप्त शासक के काल के हुए हैं? वो कुमार गुप्त के शासनकाल में सबसे अधिक यानी 18 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके शासनकाल में चांदी की मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं। कहाँ जी? क्या प्राप्त हुई हैं? चांदी की मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं। कुमार गुप्त की माता के नाम की बात करें तो कुमार गुप्त की जो माता का नाम का उल्लेख मिलता है वो क्या नाम मिलता है? ध्रुव देवी। ये वही ध्रुव देवी थी जो किसकी पत्नी थी? पहले पत्नी होती है एक रामगुप्त की, उसके बाद लेकिन रामगुप्त को जब मार दिया जाता है तो उसके बाद उसका भाई, नाम होता है उसका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उससे शादी कर लेते हैं, ध्रुव देवी से विवाह कर लेते हैं और विवाह के बाद इनको एक बेटा प्राप्त होता है यानी पुत्र प्राप्त होता है जिसका नाम होता है कुमार गुप्त। यही वही कुमार गुप्त थे जिनके वैवाहिक संबंध बनाए थे कुमार गुप्त ने। किसके साथ वैवाहिक संबंध जो बनाए थे वो बनाए थे? किसके साथ? कामपिल्य। ठीक है, कामपिल्य जो देश, ठीक है, आपने सुना होगा कुंतल देश, कामपिल्य नहीं, कुंतल देश आपने सुना होगा। कुंतल वर्तमान, ठीक है, कर्नाटक में पड़ता है ये। और इसके जो राजा थे, नाम था इसका काकुत शर्मन अपनी पुत्री का विवाह कुमार गुप्त के साथ करते हैं। वैवाहिक संबंध के द्वारा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के साम्राज्य की, ठीक है, क्या होता है? साम्राज्य का विस्तार होता है। ठीक है, तो याद रखना, इसमें कुमार गुप्त प्रथम ने व्याघ्र बल, पराक्रम, महेंद्र आदित्य, अजित महेंद्र, अश्वमेघ महेंद्र आदि उपाधियां धारण की। कितनी उपाधियां धारण करी थी जी? देखिए, इन्होंने अनेक प्रकार की उपाधियां धारण की। कौन कौन सी? कुमार गुप्त प्रथम ने व्याघ्र बल, पराक्रम, महेंद्र आदित्य, ठीक है, महेंद्र आदित्य, अजित महेंद्र, अश्वमेघ महेंद्र आदि उपाधियां धारण करी। ये क्यों करी थी? क्योंकि देखिए इसने अश्वमेघ यज्ञ कराए थे तो इसके कारण इसने अश्वमेघ महेंद्र की उपाधि धारण करी। अजित महेंद्र, जिसे कोई ना जीत सके, अजित महेंद्र यानी अजीत, जिसको कोई पराजित न करे, अजीत, ठीक है, जिसे कोई जीत ना सके, अजित महेंद्र की उपाधि धारण करी। महेंद्र आदित्य, ठीक है, महेंद्र आदित्य की उपाधि धारण करी। व्याघ्र बल, यानी जब व्याघ्र का मतलब है कि जब इन्होंने एक व्याघ्र बल से संबंधित जो इनके पिता, पिछले दादा और पिता जो उपाधियां धारण करते आ रहे थे उसके कारण ही इन्होंने व्याघ्र पराक्रम की उपाधि, व्याघ्र बल की उपाधि धारण करी, पराक्रम की उपाधि धारण करी थी इन्होंने। ठीक है, आप इमेज देख ही सकते हैं, इनको इतना बलशाली दिखाया गया है। देखिए आप इमेज देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, इनको इतना बलशाली दिखाया गया है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के शासनकाल में हुई। ठीक है, किसके शासनकाल में हुई थी जी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त प्रथम के शासनकाल में हुई। किसके शासनकाल में? कुमार गुप्त प्रथम के शासनकाल में हुई थी। बाद में 1204 में इसको बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। कब? 1204 एडी में। 1204 एडी में इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया जाता है बख्तियार खिलजी के द्वारा। याद रखना, तो पूछा जाता है। तो ये जो विश्वविद्यालय था ये कुमार गुप्त के शासनकाल में निर्माण हुआ था। इसका किसके द्वारा? तो कुमार गुप्त के शासनकाल में इसका निर्माण होता है नालंदा विश्वविद्यालय का। ठीक है, स्कंदगुप्त ने पुष्यमित्र को पराजित किया था। किसके शासनकाल में? इसी के शासनकाल में, यानी कुमार गुप्त के शासनकाल में स्कंदगुप्त ने किसको पराजित किया? ठीक है, किसको पराजित किया था? तो इसने, ठीक है, किसको पराजित किया था? पुष्यमित्र को इसने पराजित किया। पुष्यमित्र कौन थे? देखिए पुष्यमित्र, ये जो पुष्यमित्र का अपने आप को वंशज बता रहे थे बाद में जाकर के पुष्यमित्र, क्योंकि पुष्यमित्र का शासनकाल चला था। ठीक है, मौर्य वंश के बाद पुष्यमित्र का शासनकाल चलता है। तो उसके बाद कुछ उनके जो उत्तराधिकारी होते हैं उनका इनके साथ युद्ध होता है और उनको पराजित किया गया था। किसके द्वारा? स्कंदगुप्त के द्वारा। तो स्कंदगुप्त के द्वारा पुष्यमित्रों को पराजित किया जाता है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। बाद में जाकर के बख्तियार खिलजी कौन था? तो देखिए बख्तियार खिलजी की बात करें तो ये कौन था?
ये कुतुबुद्दीन, आपने एक नाम सुना होगा कुतुबुद्दीन, ठीक है, कुतुबुद्दीन आपने नाम सुना होगा, ठीक है। कुतुबुद्दीन का एक सेनापति था, ठीक है, कुतुबुद्दीन का सेनापति था, सैनिक था ये। कुतुबुद्दीन की बात करें तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक आपने सुना ही होगा। जब मोहम्मद गोरी भारत आता है और इसके दो युद्ध होते हैं, पहले युद्ध में पराजित हो जाता है, उसके बाद तराइन के दो युद्ध होते हैं। पहला युद्ध 1191 AD में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय विजय प्राप्त करते हैं। उसके बाद 1192 AD में फिर से एक युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की हार होती है। पृथ्वीराज तृतीय को राय पिथौरा भी कहा जाता था। और इसमें मोहम्मद गोरी वापस आता है 1192 AD में, और इसी मतलब सेम टाइम और सेम जगह, मतलब वही क्षेत्र होता है, ठीक है। तराइन का युद्ध, तराइन का मैदान होता है। उस मैदान में दोनों की सेनाएं आमने सामने आती हैं। और इस समय जब मोहम्मद गोरी दोबारा वापस आता है तो इस समय इसके सेना में बहुत कुशल सैनिक थे, जिनमें से 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। एक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, एक का नाम था ताजुद्दीन यलजोत, दूसरे का नाम था नासरुद्दीन ख्वाजा। इसकी सेना में भर्ती होते हैं और अपनी शौर्यता यानी वीरता का एक क्या दिखाते हैं, साहस दिखाते हैं, ठीक है, ठीक है, पराक्रम दिखाते हैं। और उस समय पृथ्वीराज चौहान जो थे तृतीय थे, उनकी हार होती है। उसके बाद ये 1192 में होता है। उसके बाद 1194 में एक युद्ध और होता है, जिसे कहते हैं चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध होता है जिसमें जयचंद की हार होती है। जयचंद वही जयचंद होता है जो 1192 में, ठीक है, सहायता करता है किसकी, मोहम्मद गोरी की। तो मोहम्मद गोरी बाद में जब यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। कितने में, 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। कहाँ होती है, वापस जाते समय मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद 1206 में ही भारत में एक सल्तनत स्थापित हो, जिसे कहते हैं दिल्ली सल्तनत, ठीक है। तो इसी का एक दास होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक का दास होता है 1204 AD में। 1203 में आते हैं पहले ये, ठीक है, पहले बंगाल वाले क्षेत्र में जाते हैं। उसके बाद देखते हैं कि बंगाल वाले क्षेत्र से सीधा बिहार की तरफ निकलते हैं और यहाँ से तहस नहस करते हुए नालंदा विश्वविद्यालय में जाते हैं और वहाँ पे उसकी पूरी लाइब्रेरी में आग लगा देता है, उसको तुड़वा देता है। तो नाम होता है इसका बख्तियार खिलजी। तो याद रखना, पूछा भी जाता है क्वेश्चन कि बख्तियार खिलजी यानी किसके द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस किया गया था। तो नाम था उसका बख्तियार खिलजी, ठीक है। 1204 AD यानी 1203 और 1204 AD के आसपास ये इसको नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ देता है, ठीक है। चलिए, इसके सिक्कों की बात करें तो इन्होंने स्वर्ण सिक्के चलाए, यानी सोने के सिक्के चलाए, ठीक है। सोने के सिक्कों का निर्माण किया। उसके बाद इन्होंने तांबे के सिक्कों का निर्माण किया। तांबे के सिक्के चलाए थे। कुमारगुप्त के शासनकाल में तांबे और सोने के सिक्के चलाए गए थे। इनके शासनकाल में मयूर की आकृति के भी सिक्के चलाए गए थे और असीमित प्रकार के भी सिक्के चलाए गए थे। तो याद रखना, ठीक है। आगे जो शासक आता है, नाम होता है इसका स्कंदगुप्त। कौन आता है, स्कंदगुप्त, ठीक है। स्कंदगुप्त अगला शासक होता है। इसने शासक आदित्य की उपाधि धारण करी। किसकी उपाधि धारण करी थी जी, शासक आदित्य की उपाधि धारण करी। शासनकाल चलता है इनका 455 AD से लेकर के 467 AD इनका शासनकाल रहता है। इन्होंने शकादित्य की उपाधि धारण करी। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि गिरनार के प्रशासक चक्रपालित यानी प्रणदत्त का पुत्र ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया, ठीक है। किसने करवाया था जी, चक्रपालित ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। निर्माण यानी पुनः निर्माण कराया था। मैंने बताया था कि सुदर्शन झील, इसके बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है, ठीक है। तो देखिए, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है। कहाँ से मिलती है, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख। सुदर्शन झील, ठीक है, इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से हमें सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख था। संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख जो 2 शैलियों में लिखा गया था। कितनी शैलियां थी जी, 2 शैलियां। कौन कौन सी, एक गद्य एवं पद। गद्य और पद दोनों ही शैलियों में लिखा गया ये संस्कृत भाषा का अभिलेख था, जिसे कहते हैं रुद्रदामन। इसका निर्माण हुआ था 150 AD में। 150 AD में इसका निर्माण हुआ था और इसी से हमें जानकारी मिलती है कि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था जी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में
शासन काल में वैश्यगुप्त, ठीक है, वैश्यगुप्त नामक व्यक्ति ने कराया। ठीक है, किसका निर्माण? सुदर्शन झील का। तो सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में वैश्यगुप्त नामक एक व्यक्ति ने कराया था। वैश्यगुप्त कौन था? तो वैश्यगुप्त की अगर बात की जाए तो वैश्यगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य के एक राज्यपाल था, जो सौराष्ट्र प्रांत यानी वर्तमान मध्य प्रदेश के सौराष्ट्र प्रांत में एक राज्यपाल था जो शासन कर रहा था उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर में रह करके। ठीक है, तो वैश्यगुप्त नामक व्यक्ति ने निर्माण कराया था किसका? सुदर्शन झील का। ठीक है, चलिए आगे देखिए। स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख गाजीपुर हूणों द्वारा आक्रमण की जानकारी देता है। किसकी जानकारी देता है? हूणों की। ठीक है, स्कंदगुप्त का जो अभिलेख है, नाम है इसका भीतरी अभिलेख, जो कहाँ पड़ता है? गाजीपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, कहाँ पड़ता है? गाजीपुर उत्तर प्रदेश। इसमें जानकारी मिलती है कि स्कंदगुप्त के समय में हूणों ने आक्रमण किया था। कहोम स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त को शंकरादित्य तथा जूनागढ़ अभिलेख में इसे श्री, ठीक है, श्री परीक्षित वृक्षा कहा गया है। क्या कहा गया? श्री परीक्षित वृक्षा कहा गया है। किसमें? जूनागढ़ अभिलेख में। ठीक है, तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में ही इसको क्या कहा गया है? श्री परीक्षित वृक्षा कहा गया है। और स्कंदगुप्त को कहोम अभिलेख में स्कंदगुप्त को शंकरादित्य कहा गया। तो ये क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से शंकरादित्य, स्कंदगुप्त को शंकरादित्य की उपाधि किस अभिलेख से प्राप्त होती है? यानी स्कंदगुप्त की शंकरादित्य की उपाधि किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो याद रखना, कहोम अभिलेख से इसे प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? कहोम अभिलेख से ये प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए। विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। कौन था जी? विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक होता है। गुप्त काल की संस्कृति दिल्ली में मेहरौली के लोह स्तंभ का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। संस्कृति की बात करें तो देखिए, दिल्ली में जो मेहरौली का स्तंभ लेख है वो इसका निर्माण गुप्त काल में होता है। और इस लोह स्तंभ से एक व्यक्ति का नाम उल्लेख का मिलता है जिसमें हम कहते हैं चंद्रगुप्त। ठीक है, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम का उल्लेख मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है जी? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम का उल्लेख मिलता है। ये कहाँ पर स्थित है? दिल्ली के मेहरौली में स्थित है। गुप्त काल में इसका निर्माण हुआ था और आज भी इस स्तंभ को आप देख सकते हैं वहां पर जाकर के। ठीक है, आगे देखिए। सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में ही जारी किए गए थे और चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही सबसे पहले चांदी का सिक्का चलाया था। तो भारत में सबसे पहले चांदी का सिक्का किसने चलाया था? यानी सॉरी, गुप्त काल में। भारत में नहीं, भारत में तो पहले भी जारी हो चुके थे ये, लेकिन अगर बात करें गुप्त कालों में, तो गुप्त वंश के शासकों में सबसे पहले चांदी का सिक्का किसके द्वारा निर्धारित किया गया था? किसके द्वारा चलवाया गया था? तो इनका नाम है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने ही सबसे पहले चांदी का सिक्का चलाया था। किसमें? गुप्त शासकों में। ठीक है, गुप्त शासकों में सबसे पहले चांदी का सिक्का चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा ही चलवाया गया था। तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी यानी गुजरात में। तक्षशिला कहाँ पड़ता है? तक्षशिला वर्तमान में कहाँ पड़ता है? वर्तमान पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान। ठीक है, नालंदा बिहार और वल्लभी गुजरात। और सारनाथ विश्वविद्यालय प्रमुख विश्वविद्यालय थे। यानी गुप्त काल में सबसे जो प्रमुख विश्वविद्यालय थे, सारनाथ विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, और तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। ठीक है, विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय। ठीक है, यानी विश्व में अगर कोई विद्यालय बना था तो उसका नाम है तक्षशिला विश्वविद्यालय, जहाँ के आचार्य चाणक्य थे। कौन थे जी? चाणक्य यहाँ के आचार्य थे, याद रखना। चाणक्य यहाँ के आचार्य थे जिनका नाम था विष्णुगुप्त। तो चाणक्य नालंदा विश्वविद्यालय
और तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व का सबसे प्राचीन यानी विश्व का सबसे पहला विद्यालय है, जो कहाँ पर है, वर्तमान पाकिस्तान में है, पहले भारत में था, ठीक है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद यानी जब भारत का विभाजन हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो उसके बाद पाकिस्तान और भारत दो विभाजित हो गए थे, तो देश बने थे, और इसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय पाकिस्तान में चला गया। वर्तमान ये पंजाब वाले क्षेत्र में स्थित है, जो पाकिस्तान में पंजाब वाला क्षेत्र है उसमें स्थित है ये, ठीक है। और विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। इसका निर्माण 6वीं शताब्दी BC में हुआ था। विश्व में अगर कोई विश्वविद्यालय बना था तो उसका निर्माण 6वीं शताब्दी BC में हुआ था, यानी ईसा पूर्व में इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। तो ये स्कंदगुप्त के बारे में। गुप्त काल में भारत में शून्य का आविष्कार हुआ तथा दशमलव प्रणाली का विकास हुआ। कब हुआ था जी? इनके शासन काल में बहुत सारे विद्वान रहते थे, ठीक है, जिनमें से आर्यभट्ट, बराहमिहिर, ठीक है। तो गुप्त काल में भारत में शून्य का आविष्कार हुआ, किसके द्वारा? आर्यभट्ट के द्वारा। आर्यभट्ट एक महान गणितज्ञ थे, तो आर्यभट्ट ने गुप्त काल में शून्य का आविष्कार हुआ, आर्यभट्ट के द्वारा शून्य की खोज की गई थी तथा दशमलव प्रणाली का भी आविष्कार हुआ। गुप्त काल के दूसरे प्रसिद्ध वैज्ञानिक ब्रह्मगुप्त थे। कौन से थे? गुप्त काल के जो दूसरे प्रमुख वैज्ञानिक थे उनका नाम था ब्रह्मगुप्त। उन्होंने बताया था कि ग्रहण यानी पृथ्वी और चंद्रमा की छाया का परिणाम होता है, यानी ग्रहण किस प्रकार से होता है, चंद्र ग्रहण क्या होता है, सूर्य ग्रहण क्या होता है, ग्रहण के बारे में सबसे पहले इन्होंने ही बताया था। नाम क्या था इनका? ब्रह्मगुप्त। कौन थे? वैज्ञानिक थे, प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, ठीक है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के प्रमुख नवरत्न के बारे में हमने बात करी थी पिछली वाली क्लास में, एक बार फिर से देख लीजिए। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न, जिनमें से कालिदास, धन्वंतरी, छप्पड़क, बराहमिहिर, ठीक है, बेताल भट्ट, अमर सिंह, बर्रुचि, शंकु, हरिसेन। कालिदास काव्य और नाट्य शास्त्र से संबंधित, धन्वंतरी चिकित्सा संबंधित, छप्पड़क ज्योतिष से संबंधित थे, ज्योतिष शास्त्र, बराहमिहिर ज्योतिष व खगोल विज्ञान से संबंधित थे, बेताल भट्ट जादू से संबंधित थे, अमर सिंह शब्द विज्ञान से संबंधित थे, बर्रुचि व्याकरण से संबंधित है, शंकु शिल्पशास्त्र वास्तुकला से संबंधित है, और हरिचरण कवि थे, ठीक है। तो ये गुप्त काल के बारे में जो प्रमुख जानकारियां थी, ठीक है। चलिए, आज गुप्त काल पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, ठीक है। गुप्त काल आज पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, और आशा करते हैं कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होंगी, ठीक है। ये क्लास आपको अच्छी लगी होंगी, निश्चित कंटिन्यू हमारी ऐसी क्लास आगे आती रहेंगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।